हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस महीने की स्कीम्स। हमेशा की तरह हमारे पास ये इमेज है। आपको इस इमेज के थ्रू अपनी स्कीम्स को रिवाइज करना है और मुझे ये बताना है कि इस तस्वीर में आपको कौन कौन सी स्कीम्स दिख रही हैं जो इस महीने अनाउंस हुई हैं, उनकी क्या रेलेवेंट फैक्टर्स हैं, कैसे उनको आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंटली इस महीने ज़्यादा स्कीम्स हमारे पास नहीं है, पिछले महीने की कुछ ही हैं जो हमें डिस्कस करनी है, तो छोटा सा वीडियो होने वाला है ये। बट लुक एट दिस इमेज और टेल मी विच स्कीम्स यू सॉ इन द लास्ट मंथ, जब आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था, जो न्यूज में थी। क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ? बेसिकली आपको ड्रोन्स दिख रहे हैं। ड्रोन्स को लेकर कोई स्कीम लॉन्च हुई है? ड्रोन सहेली या ड्रोन सखी, कोई ऐसी स्कीम महिलाओं को लेकर जो कोशिश करे कि उनको एकत्रित करके, उनको ट्रेन करके इसमें जोड़ा जाए। कुछ किसान यहाँ खेती कर रहे हैं, हालांकि जापानीज किसान टाइप दिख रहे हैं, पर किसान लग रहा है हमें कि बहुत नेचुरल सी फार्मिंग कर रहे हैं। तो नेचुरल फार्मिंग को लेकर कोई स्कीम लॉन्च हुई है? वो स्कीम अगर लॉन्च हुई है तो किस मिनिस्ट्री की है? क्या उसके की फैक्टर्स हैं? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? यहाँ कुछ बच्चे पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लो ये व्यक्ति या ये बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और ये हायर स्टडीज में पढ़ना चाह रहा है, तो क्या इसके लिए कोई स्कॉलरशिप की स्कीम लॉन्च हुई है? या मिडिल स्कूल में या प्राइमरी लेवल पर या पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कोई लॉन्च हुई है रिसेंट टाइम में, जिसको डिस्कशन में देखा हो आपने? याद है कुछ? अभी डिस्कस करते हैं, याद हो जाएंगी। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे स्कीम्स इन न्यूज के। क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम्स टू यूनिफाई केबल टीवी सब्सक्रिप्शंस by providing a single subscription for all citizens. One nation one subscription. क्या सबको एक केबल टीवी सब्सक्रिप्शन मिलेगा? सेकंड, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या फर्क होता है, फिर एक बार पूछ रहा हूं। आई होप सबने सही जवाब दिया था मोस्टली, तो आई होप यू गाइज नो इट। बट जस्ट फॉर द टेस्ट मुझे बताइए, क्या ये सेंट्रल सेक्टर या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है? आपको बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन। पूछा जा रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये आपका फ्लिपकार्ट या प्राइम का सब्सक्रिप्शन है या कोई और सब्सक्रिप्शन है? तो असल में इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहली बात, व्हाट इज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन असल में रिसर्च पेपर्स का सब्सक्रिप्शन है। इंडिया में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप रिसर्च एरिया में काम करते हैं, तो आपको रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए जर्नल्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है। जे स्टोर या गूगल स्कॉलर आप जाओ तो एक वेबसाइट होती है जहां पर आपको रिसर्च पेपर्स देखने को मिलते हैं। वैसे जे स्टोर, एलजीवीआर, ऐसे कई सारे जर्नल्स हैं जिनमें रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। उनको पढ़ने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, या फिर आपके पास या आपके यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन उससे होना चाहिए। कोई अगर दिल्ली में या आईआईटी में पढ़ रहा है तो उसके पास उस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन जनरली होता है उन जर्नल्स के साथ। पर जो बाकी राज्यों में या बाकी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके पास उन जर्नल्स का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से जो हम कटिंग एज रिसर्च करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी कोई रिसर्च कर रहे होते हो तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि इस एरिया में किस किस ने क्या क्या रिसर्च किया है, किन एरियाज में रिसर्च हुआ है। तो उसके लिए आपको जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं, किस व्यक्ति ने कहां पर किस तरह का काम किया है। पर अगर आपके पास जर्नल का एक्सेस नहीं है तो आप बिल्कुल अनजान है कि किस एरिया में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, और वो जर्नल्स बहुत महंगे होते हैं। तो इसी चक्कर में भारत में डिस्कवरी ऑफ साइंस और पेटेंट टेक्नोलॉजी हो गई, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इसमें उतनी आगे हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनको और साइंटिस्ट हैं, उनको भी एक्सेस मिलेगा। तो उन सब के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया गया है, और ये एक यूनिफाइड पोर्टल है फॉर एक्सेसिंग जर्नल्स, नॉट टू एक्सेस नेटफ्लिक्स। वो केबल टीवी के लिए नहीं है, रिसर्च जर्नल्स के लिए है। दूसरा, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए दिया जाएगा और सेंट्रल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज के लिए, जहां पे रिसर्च का काम होता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको ओवरलुक कर रही है, और ये टोटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करेगी। इसको जो कोऑर्डिनेशन एजेंसी है वो इसकी है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ऑटोनोमस एजेंसी है यूजीसी के अंदर, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। और ये क्या करेगी? ये इनेबल करेगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी उनके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कि वो किस तरह से फायदा उठा पाए इस सिस्टम का या इन जर्नल्स का। तो आपको पता लग गया क्या कहानी है? क्लियर है? ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
Consider the following statements regarding United Nations Tourism for Rural Development Program, UNTRDP. The UNTRDP aims to promote development, inclusion and innovation in rural areas through tourism. Dhudmaras village, located in Kangar Valley National Park, has been selected under the UN World Tourism Organization Best Tourism Village Upgrade Program. The Best Tourism Village by UN Tourism Initiative recognizes rural tourism destinations for their cultural and natural assets, community values, and commitment to sustainability. The World Tourism Organization, headquartered in Paris, France, is responsible for implementing the UNTRDP. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं? 1 2 3 1 3 2 और 4 1 2 3 4 ये न्यूज में था पिछले महीने के दौरान, तो आई होप आपको पता होगा पहली कि ये लोकेशन कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है या किस जगह पर है। तो ये है बस्तर जिले में, जो ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, और ये यूएनडीआरटीपी के प्रोजेक्ट में ही इसको चुना गया है। ठीक, ये यूएनटीआरडीपी जो है, इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखो तो स्पेन में है पहली बात, और ये फोकस करता है डेवलपमेंट पे, इंक्लूजन पे, रूरल एनहांसमेंट में। तो इसीलिए 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था, और सस्टेनेबल टूरिज्म और इसको बढ़ावा देता है। ये 159 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया भी एक मेंबर है, तो इसके हिसाब से बहुत रेलेवेंट हो जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या इसमें गलत है, पहले हेडक्वार्टर वाली बात आ गई और बाकी चीजें हमने देख ली इसके बारे में। अब आते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, जो हम रिवाइज करने वाले हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च हुई थी, जहां पर एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया गया, ठीक है, जो कि सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को, जो कि अगर हायर स्टडीज में एनरोल करना चाहते हैं। मान लो आप अगर बीटेक करने के बाद एमटेक करने जाओ या एमबीए करने जाओ, तो आपको इतनी फीस भरनी पड़ेगी कि आप ऑब्वियसली उसका वहन नहीं कर पाओगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टूडेंट अगर एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, फॉर एग्जांपल आप आईआईएम में एडमिशन लेते हो, या आप आईआईटीज में एडमिशन लेते हो, या आप मान लो डीयू में एडमिशन लेते हो, जो एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, वहां पढ़ने के लिए आपको अगर लोन चाहिए, क्योंकि आप पढ़ोगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको बिना कोलेटरल के लोन मिल जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स को मिले, जो टॉप 850 इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। इसमें 22 लाख स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। 22 लाख स्टूडेंट्स विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस। इससे होगा ये कि हर एक साल लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि उनको लोन मिल पाएगा। 7.5 लाख तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और 75% जो क्रेडिट गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जिससे कि बैंक्स को इसे देने में किसी भी तरह का डर ना रहे, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे किसकी? इट इज पीएम विद्या लक्ष्मी। पीएम विद्या लक्ष्मी टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, ठीक। अगेन इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नाउ मूविंग अहेड एंड लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज पीएम यशस्वी, पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। इसके अंदर भारत के जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को अक्सर इक्वालिटी नहीं मिलती, इक्विटी नहीं मिलती, वो स्टूडेंट्स अगर मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? आपने रिजर्वेशन दे दी, पर रिजर्वेशन देने से पहले क्या उनके अंदर वो बेसिक ग्राउंड लेवल पे, स्कूलिंग लेवल पे वो उनको ट्रेनिंग मिली, जिससे वो अपने बेसिक, जो आप कह सकते हो, फैकल्टीज को डेवलप कर पाए, कि वो जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स है उसको अगर आपको आगे समझना है तो पहले कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा आपको 9th-10th में, तो क्या वहां वो पढ़ पाएंगे? तो उसके लिए स्कॉलरशिप्स है, उनके लिए व्यवस्था है कि वो पढ़ पाएं। तो उसके लिए इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो डीनोटिफाइड ट्राइब हैं, जो ओबीसीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके फाइनेंशियल बर्डन्स को ध्यान में रखते हुए स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। जिस किसी की भी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो, उनको ये चीज दी जाएगी। इसमें अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं? ईबीसी, डीएनटी और ओबीसी, ठीक है। इन वर्ग को टारगेट किया गया अंडर पीएम यशस्वी योजना। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, इसके अंदर आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस उसके अंदर आता है, वो ये काम करेगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ये इसको रन कर रहा है। अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्कीम की बात की थी, कौन सी स्कीम थी बताइए? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अगले टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा पीएम विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है, जो अप्रूवल जिसको मिल गया है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाली ही है। कोई भी अगर 860 क्वालिफाइंग हाई क्वालिटी जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उनमें एडमिशन लेता है, जो एनआईआरएफ रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा, तो उनको 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा विद 75% क्रेडिट गारंटी,
ठीक है, लेकिन इनकी जिसको ये चाहिए उनकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए सालाना, ठीक है। 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा उन परिवारों को जिनकी 8 लाख से कम सैलरी है। बाकी तो आप ऑलरेडी अगर आप टॉप इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो आप वहां से लोन ले सकते हो। कमिंग बैक अगेन लुकिंग एट विद्या लक्ष्मी, मैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं व्हाट इज विद्या लक्ष्मी, अगर आप NIRF जो रैंकिंग करती है इंस्टीट्यूशंस की, उसके टॉप 60 इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हो, टॉप 60 में 860 जो उसकी इंस्टीट्यूशंस में अगर आप एडमिशन लेते हो, हायर एजुकेशन को पुश करना चाहते हो, फॉर हायर एजुकेशन यू कैन गेट लोन्स। और ये लोन्स में आपको अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 75% तक उसमें क्रेडिट गारंटी दे रही है और आपको बिना कोलेट्रल के लोन मिल जाएगा, ठीक है। कोलेट्रल फ्री लोन्स हैं। किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। अगर आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है परिवार की तो आपको 3% इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी फैमिलीज को। इसके लिए 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखो अब जहां आप फंसोगे ना इस चीजों में कि आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा विद्या लक्ष्मी स्कीम और क्वालिफिकेशन बोला जाएगा 8.5 लाख रुपए तक फैमिली होनी चाहिए तभी आप इसका लोन का फायदा उठा सकते हो। ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट सब्सिडी 8 लाख तक है, लोन कोई भी ले सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे यशस्वी योजना की बात कर दी, मिनिस्ट्री कौन सी इसको रन कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। तो वहां आप जनरली एजुकेशन को टिक करके आ जाओगे। सो बी क्लियर कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, नमो द्रोण दीदी। ये द्रोण दीदी योजना लॉन्च की गई थी ताकि 15,000 जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए। इनको ड्रोन्स दिया जाएगा तो चाहे एग्रीकल्चर पर्पज में किसी को खेत में अगर सर्विलेंस करनी है या छिड़काव करना है कीटनाशक का, अभी तक कैसे होता है? पंप का इस्तेमाल किया जाता है। भविष्य में क्या है उसका? जैसे अमेरिका चाइना में ड्रोन से इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या भारत में हम ड्रोन से इनका छिड़काव नहीं कर सकते? जो बेहतर तरीके से बेहतर मात्रा में इनका छिड़काव कर सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए जब वो चीजें बढ़ेंगी ही, ट्रेनिंग उसमें दी ही जाएंगी, तो क्यों ना महिलाओं को टारगेट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको केपेबल बनाया जाए कि वो इस काम में आगे बढ़ सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको ट्रेन किया जाएगा और ड्रोन दीदीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो ड्रोन दीदीज हैं ये वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की होंगी जिनको ट्रेन किया जाएगा और फिर ये इससे अपना जीवन यापन कर पाएगी, रेंटिंग करके या रेंट देके उसको या किसी भी तरह से इस्तेमाल करके। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है? तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। एग्रीकल्चर रेंटल सर्विसेज की बात यहाँ पे की गई है। 80% तक सब्सिडीज में दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग, ड्रोन ट्रेनिंग मिलेगा, MIS बेस्ड मॉनिटरिंग की जाएगी। 1200 करोड़ के आसपास का प्रावधान इसमें किया गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ही ऑपरेट कर रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ड्रोन दीदीज की। नमो ड्रोन दीदी स्कीम किस मिनिस्ट्री की है? एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। क्या टारगेट कर रही है, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे इसमें वुमेन अपलिफ्टमेंट होगा, एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा और स्किल भी डेवलप होगा लोगों में। ये तीनों चीजों को कैटर कर रही है। स्किल डेवलपमेंट इन वुमेन हु आर गेटिंग ट्रेन्ड, एग्रीकल्चर सपोर्ट क्योंकि हम जो एक्सेस यूजेज करते हैं या जो किसानों को ओवर कोई चीज हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो सही होगा, सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो पाएगा और इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी क्योंकि दोज वुमेन विल गेट अर्निंग फ्रॉम दिस। जो उनके बनाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है स्कीम के अंतर्गत। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई नमो ड्रोन दीदी स्कीम की। नाउ अब एक है आयुष्मान भारत का, नाम तो आपको पता ही होगा, जिसमें कि 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाता था परिवारों को, लेकिन उसमें एक लिमिट थी। 70 साल से ऊपर के जो लोग थे ना वो जनरली इसमें कवर नहीं हुआ करते थे। तो अब एक नई योजना लॉन्च की गई, इसी का एक सब सेक्शन जो कि सीनियर सिटीजन को भी इस के अंदर लेके आता है कि वो भी 5 लाख तक का हेल्थ केयर बेनिफिट ले पाएंगे। इसका नाम दिया गया है आयुष्मान वय वंदना योजना। तो आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर व्यक्ति चाहे, स्टूडेंट है, अगर आपको पता लगे कोई व्यक्ति है जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के, उनको पता नहीं कि वो उनको कार्ड बन पाएगा या नहीं, तो अब वो कार्ड बनवा सकते हैं। और वो होगा किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रिडिक्टेबल मिनिस्ट्री है। 70+ ईयर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी 5 लाख तक का फ्री हेल्थ केयर कवर इसके अंदर दिया जा रहा है। पहले लिमिटेड था 70 साल तक। 5 लाख का एनुअल कवर है जो परिवारों में शेयर किया जाएगा, ठीक है।
अब 5 लाख का टॉपअप दिया जाएगा फॉर एल्डरली इन आयुष्मान भारत फैमिलीज। ये अगेन कैसी स्कीम है? इट इज नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, विद 40% स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन, 40% स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन में दिया जाएगा। तो ये हो गई आयुष्मान वय वंदना, वयोवृद्ध, वय मतलब होता है जो लोग बुजुर्ग हो गए, वय वंदना, उनको ध्यान में रखते हुए स्कीम लॉन्च की गई है। सो आई होप क्लैरिटी मिल रही है इस स्कीम का मतलब, सॉरी, क्लैरिटी मिल गई आपको इसका मतलब क्या है, कौन सी स्कीम है ये। मूविंग अहेड, अब एक स्कीम आई थी नेचुरल फार्मिंग के लिए, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। भारत में फार्मिंग जो होती है कैसे होती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहां सबसे ज्यादा आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वहां जो फार्मिंग की जाती है इट इज सोक्ड इन पॉल्यूटेंट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इवन स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाने लग गया अब तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो फार्मिंग हो रही है वहां पे सिंथेटिक मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है और केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से फार्मिंग इज, वो अभी फार्मिंग में आपके पास यील्ड ज़्यादा आ रही है पर इन लॉन्ग टर्म आपकी ज़मीन की जो उर्वरकता है वो खत्म हो रही है, आपके जो प्रोड्यूस निकल के आ रहे हैं वो उतने पौष्टिक नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है। तो किसान अगर नेचुरल फार्मिंग करें जहां पर उनको ये टेंशन ना रहेगी महंगी खाद मुझे खरीदनी पड़ेगी, यूरिया खरीदना पड़ेगा, पोटैश खरीदना पड़ेगा, उससे बच के वो नेचुरल पद्धति का इस्तेमाल करें, अगर नेचुरल मैन्योर बना के उसका इस्तेमाल करें, तो क्या वो प्रोड्यूस कर सकते हैं एग्रीकल्चर आउटपुट? यस दे कैन। वो ऑर्गेनिक भी होगा, वो अगर बाजार में बिकेगा तो उन्हें ज़्यादा इनकम भी होगी, और ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर इसको पुश किया जाएगा। तो इट इज नेशनल मिशन फॉर ऑन नेचुरल फार्मिंग, ताकि प्राकृतिक खेती की जाए। प्राकृतिक खेती मतलब ऐसी खेती जहां पर आप फोकस कर रहे हैं कि आप बाहर से कुछ इनपुट ना डालें केमिकल वगैरह का, आप उसको जितना नैसर्गिक नेचुरल रख सकते हैं उतना नेचुरल रखेंगे। ये 2481 करोड़ इसके अंदर दिए गए हैं। कौन सी मिनिस्ट्री की? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आएगी। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, एनएफ। असल में पहले भी जो हमारी परंपरागत कृषि योजना थी उसके अंदर एक सब यूनिट था इसके ऊपर, लेकिन अब स्पेसिफिकली इसके लिए अलग से फंड निकाला गया है और केमिकल फ्री लाइव स्टॉक बेस्ड क्रॉप्स के ऊपर फोकस किया गया है कि कैसे आप बाकी क्रॉप्स आप अगर बोते हो बीच में आप पेड़ लगा दो या आप और लाइव स्टॉक कुछ कर लो, कोई पशुपालन कर लो, तो कैसे उस पशु के कोई अगर कोई भी कंपोनेंट है, गांव डंग से आप मैन्योर बना सकते हो, खाद बना सकते हो गोबर से, तो उसका इस्तेमाल कर लिया है। किस तरह से जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी खेती की उर्वरकता बढ़ा सकते हो बिना केमिकल ऐड किए। अब केमिकल मतलब फर्टिलाइजर वगैरह बहुत महंगे होते हैं, तो उससे किसान का इनपुट कॉस्ट घटेगा और अगर हम उसी लेवल पे आउटपुट बना पाए तो उनको फायदा ही फायदा होगा। और ये पद्धति पहले एक मासानोबु फुकुआका है, इनकी बुक है द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन 1975 की। इसमें बात की गई थी कि नो इनपुट, बिना किसी बाहरी इनपुट के काम करने का। तो वही पद्धति यहां पर बात की गई है कि भाई हम बिना आउटसाइड केमिकल का इस्तेमाल किए हुए चीजों को पुश करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव है केमिकल फ्री फार्मिंग, कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होगा। इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाएगा फार्मर्स को कि जो चीज वो प्रोड्यूस करेंगे ना, इसके अंदर होता क्या, आप नेचुरल फार्मिंग से कुछ प्रोड्यूस करके आ रहे हो, किसी ने मान लो शलगम बोए, उनके शलगम ऑब्वियसली नेचुरल है लेकिन वो थोड़े कम उगेंगे कंपेयर टू कोई केमिकल और फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, तो उसको ब्रांड भी तो करना पड़ेगा ना भाई, ये जो है ये शुद्ध है, बिना खाद के हैं, इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, प्लस ये मार्केट तक पहुंचना चाहिए। सरकार सिर्फ कह देगी खेती कर लो, फिर वो बिकेगा नहीं, वो बिकेगा 2 रुपए किलो, तो क्या फायदा फिर उनको। तो इसीलिए इसमें यह ध्यान दिया गया है कि इकोनॉमिक सपोर्ट भी दिया जाए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी रहे और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी काम किया गया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है और मार्केट एक्सेसिबिलिटी पर भी फोकस किया गया है, जिसकी बात मैं कर रहा था। यानी ब्रांडिंग की बात की गई है, उनकी ब्रांडिंग की जाएगी, प्लस उनको एक सर्टिफिकेशन सिस्टम दिया जाएगा, सर्टिफाई होगा कि शुद्ध सब्जियां हैं, शुद्ध अनाज है, ताकि उनकी बेहतर कीमत उन्हें मिल सके। एक ब्रांड के अंदर बेचा जाएगा ताकि लोगों को पता रहे कि इस चीज के अंदर ये सामान है तो ये शुद्ध सामान है, इसलिए अगर 2 रुपए ज्यादा महंगाई है ये, तो हमें पता है इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो किसानों को अगर पैदावार थोड़ी सी घटती भी है, जो इवेंचुअली घटती है शुरू में, अगर आप ऐसी पद्धति का इस्तेमाल करते हो तो कुछ टाइम तक के लिए, तो वहां जो उनको नुकसान होगा वो थोड़ी उनको प्रीमियम मिल जाएगा अपनी क्रॉप्स पे, तो उनका नुकसान पूरा हो पाएगा। ये खास बात है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। तो इसमें फोकस ये किया गया कि 15,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जिनके अंदर 1 करोड़ किसानों को ट्रेन किया जाएगा जो राजी होंगे कि हमें ऐसा कुछ करना है, और 7 लाख 7.5 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड पे इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर
इजी टू यूज जो नेचुरल तरीके हैं, जहां पर जीवामृत दिया जाएगा, बीजामृत दिया जाएगा फार्मर्स को, जो नेचुरल आपके मेन्योर्स हैं और सीड्स हैं, और फिर फार्मर मास्टर ट्रेनर्स होंगे जो फार्मर्स को ट्रेन करेंगे कैसे बिना आप फर्टिलाइजर की चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया जाएगा इसके अंदर, एजुकेशन रिसर्च सपोर्ट दिया जाएगा, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम रन किया जाएगा इसमें। फिर आप बाकी जो आपकी स्कीम्स है उसको साथ में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। मार्केट लिंकेज के लिए आप डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, हर लेवल पे इसको जोड़ोगे, सर्टिफिकेशन पे काम करोगे, मार्केट एक्सेस के ऊपर काम करोगे, ताकि किसान उन एरियाज को समझ सके, उन एरियाज तक जा सके जिसमें कैटल ब्रीडिंग से लेके हर चीज एडेड हो। बात की बीजामृत की कि भाई कैसे सीड को आप काउ डंग से, यूरिन से और लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन से बेहतर बना सकते हो। फिर आपके पास वापासा है कि कैसे आप जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उससे फर्टिलिटी ग्रो कर सकते हो सॉइल की। जीवामृत है जो सॉइल बढ़ाने के लिए काउ यूरिन का और फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं। फिर मल्चिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो नेचुरल तरीके हैं जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि केमिकल का, ना कि फर्टिलाइजर्स का। तो फिर ये एक प्रोस्पेक्ट है जो शुरू किया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। किस मिनिस्ट्री की है ये? एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। क्या ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर है, ये बताइए मुझे। अगले पे आते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। 6,000 करोड़ की लागत इसमें बजट दी गई है 3 साल के लिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जर्नल्स को एक्सेस किया जाएगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बच्चों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। कौन इसकी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है? वो है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो ऑटोनोमस बॉडी है अंडर यूजीसी। इसमें भी आपको फंसाया जा सकता है, तो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है वो याद रखिए, किस मिनिस्ट्री के अंदर है वो याद रखिए। बजट आउटले याद नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, पर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा इससे? अराउंड 6,300 इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको एक्सेस मिलेगा, तो इससे रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ेगी और नेशनल सब्सक्रिप्शन क्रिएट होगा, और इससे जो एलिमिनेशन है डुप्लीकेशन का वो कम हो जाएगा। जो रियल रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उस पर फोकस होगा। स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलने वाला है इससे। ऑलरेडी स्टूडेंट हायर एजुकेशन सेक्टर में बहुत सफर करते हैं, जब जर्नल्स उन्हें एक्सेस करने पड़ते हैं तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, और बहुत महंगे होते हैं वो, डॉलर्स में उनकी पेमेंट होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस देम। तो अब ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बहुत फायदा यहाँ पहुंचाने वाला है। अब जब हमने ये डिस्कस कर लिया, तो एक बार चलते हैं जरा टॉप पर। अब मुझे बताइए, 2 तरह की स्कॉलरशिप की हमने बात की थी, एक विद्या लक्ष्मी और एक यशस्वी। तो पीएम विद्या लक्ष्मी, अगर ये विद्या लक्ष्मी है तो क्या प्रावधान इनको मिलेंगे इसमें, और ये अगर यशस्वी है तो यशस्वी स्कीम किन कम्युनिटीज पर टारगेट की गई है, कहाँ फोकस की गई है, दोनों के मिनिस्ट्री कौन कौन सी हैं, दोनों का आउटले क्या है, दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इसमें बैंक लोन दे रहा है, इसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है। ड्रोन्स यहाँ उड़ रहे हैं, नमो ड्रोन दीदी स्कीम की बात मैंने करी, क्या इसका उद्देश्य है, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या इससे फायदा होगा, किन सेक्टर्स को प्रभावित करेगा। नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं किसान, तो नेचुरल फार्मिंग के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, क्या उसमें विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं जो पहले की गलतियों को सुधार रहे हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, क्यों खेती के लिए बेहतर हैं ये। ठीक है, और ये भाई टैब पे हो सकता है रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये क्या है, इसके क्या फायदे हैं। तो इस इमेज में आप जो चीज़ें देख रहे हो प्राइमरीली आपको ये दिखा रहा है कैसे आप उन स्कीम्स को, मिनिस्ट्रीज को और चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। आपको करना क्या है, इमेज उठानी है, यहाँ पर अपना दिमाग से लगा के सब कुछ को साइड में लिख लेना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ बात हो रही है। जब आप रिवाइज करने आओ तो एक बार उसको देखो और वहीं से उसको ईजिली आप रिवाइज कर सकते हो, ताकि कोई दिक्कत यहाँ ना आए। बाकी बात रही प्रिपरेशन की, तो अगर आप चाहते हैं आपको एक फाउंडेशन कोर्स मिले जहां आप पूरा का पूरा जीएस की सारी क्लासेस आपको दी जाएं, उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिले, सीसेट की क्लासेस भी मिले, आपको एक ऐसा सोर्स मिले कंटेंट का, ई बुक्स का, जहां वन शॉट सॉल्यूशन मिल जाए कई चीज़ों का, आपको बार बार नोट्स के लिए यहाँ वहाँ ना भागना पड़े, तो उन सब का सॉल्यूशन लेके आए हैं पीडब्ल्यू ले आए अपने फाउंडेशन बैचेस के साथ, संकल्प, टाइटन और प्रहार के साथ। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रहार जो इंग्लिश में है या हिंदी में है, टाइटन जो इंग्लिश में है। 2026 के लिए आपके पास है टाइटन इंग्लिश में, संकल्प इंग्लिश या हिंदी में। ये कोर्सेज ऐसे हैं जहां आपको इन सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो आपको मेनली क्लासरूम्स में मिलती हैं, और वो भी अपने घर की सहूलियत से आप इसको
देख सकते हैं। कोर्सेज भी लाखों रुपए के नहीं है, केवल 7,999 रुपए से ही कोर्सेज स्टार्ट हैं। आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। इस कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं और अगर चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।